आपको ये भी समझना है कि वो दुलत साहब कौन है। वो अब्दुल्ला फैमिली के रामू काका हैं। कि रामू का मतलब? मतलब देखिए, घर में हमेशा एक रामू काका होते हैं कि अगर आप कोई चीज रख के भूल भी जाते हैं, लेकिन रामू काका को वो पता है। अगर कोई चीज कोई बात करके आप भूल भी जाते हैं, लेकिन रामू काका को याद है आपने फलानी टाइम पे ये बात की थी। तो दुलत साहब जो है, विद ड्यू रिगार्ड टू हिज प्रीवियस सर्विसेज टू द नेशन, ही इज अ रामू काका ऑफ अब्दुल्ला फैमिली। आज भी रामू काका ही दिल्ली से एमिसरी बन के जो है वो अब्दुल्ला फैमिली के पास आता है। वो न सिर्फ फारूक साहब से बात करते हैं, वो उमर साहब से बात करते हैं, उनकी बेटियों से बात करते हैं। तो जब रामू काका कोई रिवॉल्यूशन करते हैं तो उसका जवाब ये नहीं है कि उसने आपके अपने मुखालिफ के बारे में भी ऐसा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का रोल रहा, वो वो कोलैबोरेट करता है उन स्टेटमेंट्स को, जो उन रिवॉल्यूशंस को जो रामू काका ने अपनी किताब में किया। वकफ जो औकाफ इस्लामिया ट्रस्ट जम्मू कश्मीर में था, इट वाज ए प्राइवेट ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट, और ट्रस्टीज कौन थे? अब्दुल्ला फैमिली। इसका मतलब कि जितना जम्मू कश्मीर में मस्जिदों में दरगाहों में जो ज़कात खैरात सदका आता था, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे खरीदे जाते थे, इलेक्शन कंपेन की जाती थी, गाड़ियां खरीदी जाती थी, नवाई सुबह में कुर्सियां खरीदी जाती। एएस दुल्लत की किताब के आने के बाद ट्विटर के ऊपर जो जाति जंग नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में शुरू हुई है, बड़ी अफसोसनाक है। आप सियासत के मैदान में ही, लेकिन जाति जिंदगियों को खंगाल कर ट्विटर पर एक दूसरे के कपड़े फाड़ना, ये किस हद तक सही है? वक्फ के कानून के ऊपर 3 दिन तक नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश क्यों रही? बरसर इख्तदार जो जमात है, उसी जमात की स्पीकर ने क्यों कहा कि मामला सब जुडिस है, जबकि अभी तक भी मामला सब जुडिस नहीं हुआ है। मेरे साथ इस वक्त पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक्स एमएलसी और साथ में स्पोक्स पर्सन फिरदौस टाकर। फिरदौस साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो आप पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की दोनों के प्रवक्ता कहूं, या जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, जंगबाज जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हैं, जिस तरीके से जाती छीटाकशी कर रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में कोई कह रहा है, कोई मुफ्ती सैयद के बारे में कह रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि जो एक लार्जर मकसद था जिसके लिए गुपकार बनी थी कि हमको 370 वापस लाना है, 35 से वापस लाना है, स्टेटहुड वापस लानी है, उसको ये जो छीटाकशी है, ये जो जाति जंग अब बन चुकी है दो जमातों के लीडरों की, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, ये पॉलिटिकल राइवल्स है। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वजूद भी आपने देखा है, आपने इसका राइज भी देखा है, और डेफिनेटली फॉल भी देखा है। आप मुफ्ती साहब का काम करने का तरीका भी आपको मालूम है, और जिन लोगों ने भी हमने मुफ्ती साहब के साथ काम किया है, मुझे लगता है हम सारे कम से कम एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि हम पर्सनल अटैक्स नहीं करते। हम दूसरी जमात की पॉलिसी पे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, दूसरी जमात की जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में कमियां हो सकती हैं उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, या इन द लार्जर इंटरेस्ट पीडीपी का हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि हम अपना प्लान बताएं, हम अपना मौक़िफ़ साफ करें, किसी चीज़ को किसी इशू को लेकर अपना मौक़िफ़ साफ करें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सहयोगी लोग हैं, उनकी तरफ से जो मुफ्ती साहब के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिसमें हमारे हो सकता है कि ग्राउंड लेवल के वर्कर्स तक का जो एक सेंटीमेंट होता है वो हर्ट होता है। और हर एक का रेस्पॉन्स करने का एक अपना तरीका होता है। हो सकता है मेरा रेस्पॉन्ड करने का तरीका कुछ और हो, मेरे साथी का कुछ और हो, लेकिन दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आप अपनी चीज़ जो है लोगों के सामने कैसे कर सकते हैं। मुझे अभी भी यही उम्मीद है, मैडम भी इस बात को मानती हैं और हम भी इस बात को मानते हैं कि पर्सनल अटैक्स के बजाय हम लोग पॉलिसीज़ पे बात करें, और हम पॉलिसीज़ पे ही जोर देते हैं कि आप इशू बेस्ड पॉलिसी, हमारा काम है। हमें लोगों ने मैंडेट हुकूमत करने के लिए नहीं दिया है, हमें लोगों ने इस वक्त मैंडेट दिया है अपोजिशन करने का। सवाल उठाना हमारा हक है, सवाल पूछना हमारा हक है,
जहाँ पे आपकी गलतियाँ होंगी, उन गलतियों को आइडेंटिफ़ाई करने का हक हमें लोगों ने दिया है। लेकिन अगर आप उस सवाल के जवाब में आप पर्सनल अटैक करेंगे और फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे से पर्सनल अटैक ना हो, तो मुझे लगता है ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। जैसे आपने कहा कि पर्सनल अटैक ना हो, ये बताइएगा कि एक्स रॉ चीफ एस दुल्लत की किताब आती है और उसमें कुछ वो इंकशाफात करते हैं। उसके बाद आपकी जमात ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर किए, उसके जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी और खुद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आपसे ये सवाल पूछा कि अगर आप दुल्लत के हर लफ्ज को सही मानते हैं और सच मानते हैं, तो जो उन्होंने मुफ्ती सैयद के बारे में किताब में लिखा है, क्या आप उससे भी इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, 2 सवाल हैं। एक ये है कि क्या जो दुल्लत साहब की किताब में इंकशाफ हुए, क्या उस पे हमें सवाल उठाने का हक था या नहीं था? दूसरा ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको हमारे सवालात का जवाब क्या दिया? देखिए, पहले हमें ये समझना है कि उमर साहब कहते हैं कि भाई फारूक साहब ने कहा कुछ या ना कहा, पहले आपको दुलत साहब की उन बातों पे यकीन करना चाहिए जो उन्होंने मुफ्ती साहब के बारे में कही। आपको ये समझना होगा और आप भी बखूबी जानते हैं कि दुलत साहब की मुफ्ती साहब के कहीं जो है हमेशा से एक एक सोच रही है। उन्होंने हमेशा मुफ्ती साहब को अब्दुल्ला फैमिली की नज़र से देखा है। उन्होंने मुफ्ती साहब को कभी भी फॉर्मर होम मिनिस्टर के ज़रिए या चीफ मिनिस्टर के प्रिज्म से नहीं देखा, बल्कि अब्दुल्ला फैमिली के कंपिटिटर के नज़रिए से देखा। जब वो मुफ्ती साहब का क्रिटिसिज्म करते हैं या मुफ्ती साहब के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे पब्लिक में एक ओपिनियन जनरेट हो, तो ये बात अंडरस्टूड है कि वो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लॉयल्टी कहीं और है और वो सबको मालूम है। लेकिन वही दुलत साहब, आपको ये भी समझना है कि वो दुलत साहब कौन है। वो अब्दुल्ला फैमिली के रामू काका हैं। कि रामू का मतलब? मतलब देखिए, घर में हमेशा एक रामू काका होते हैं कि अगर आप कोई चीज रख के भूल भी जाते हैं, लेकिन रामू काका को वो पता है। अगर कोई चीज कोई बात करके आप भूल भी जाते हैं, लेकिन रामू काका को याद है आपने फलानी टाइम पे ये बात की थी। तो दुलत साहब जो है, विद ड्यू रिगार्ड टू हिज प्रीवियस सर्विसेज टू द नेशन, ही इज अ रामू काका ऑफ अब्दुल्ला फैमिली। यही रामू काका जो है, आप देखिए 90, वो खुद अपनी किताब में लिखते हैं, 87 हो, 90s हो, 96 का उनका रोल, 2002 में उनका रोल, 2008 में उनका रोल और अब उनका रोल। आज भी रामू काका ही दिल्ली से एमिसरी बन के जो है वो अब्दुल्ला फैमिली के पास आता है। वो न सिर्फ फारूक साहब से बात करते हैं, वो उमर साहब से बात करते हैं, उनकी बेटियों से बात करते हैं। तो जब रामू काका कोई रिवोल्यूशन करते हैं, तो उसका जवाब ये नहीं है कि उसने आपके अपने मुखालिफ के बारे में भी ऐसा बोला था, बल्कि उसका जवाब ये है कि आप क्लेरिफाई करें कि क्या आपने ये बात कही है या नहीं कही है। अगर तो दौलत साहब कहते तो शायद हम इस बात पे यकीन भी ना करते, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज अ स्पाई, ही विल रिमेन अ स्पाई। लेकिन आप उनकी बात को कोलैबोरेट करते हैं विद द कंडक्ट ऑफ द लीडरशिप। जब दुल्लत साहब अपनी किताब में कहते हैं कि मैंने फारूक साहब को ये ओपिनियन दिया कि टेक केयर विद द मीडिया आफ्टर योर रिलीज, और फारूक साहब कहते हैं आई वोंट स्पीक अबाउट एनीथिंग इन द मीडिया, जो मुझे कहना होगा आई विल से इन पार्लियामेंट। और आप देख लीजिए फारूक साहब जब रिलीज होके आते हैं, उनका स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैंने 370 पे कोई बात नहीं करनी है, अभी सारी लीडरशिप अंदर है, उसके बाद बात करेंगे। उमर साहब जब बाहर आते हैं, वो क्या बात करते हैं। सो उसके बाद भी, हुकूमत बनाने के बाद भी 370 के बारे में, स्पेशल स्टेटस के बारे में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का क्या रोल रहा, गुफ्कार अलायंस बना तोड़ने में, पीडीपी को गुफ्कार अलायंस से बाहर रखने में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का रोल रहा, वो वो कोलैबोरेट करता है उन स्टेटमेंट्स को, जो उन रिवोल्यूशंस को जो रामू काका ने अपनी किताब में किया है। तो इंस्टेड ऑफ रिजॉर्टिंग टू द मड स्लगिंग, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये क्लेरिफाई करना है कि आपने क्यों हार्ड रेजोल्यूशन असेंबली में पास नहीं करवाया। आपने 370 स्पेशल स्टेटस को लेकर जब आप शॉल डिप्लोमेसी करने दिल्ली जा रहे थे, आपने क्या बात की वहां पे 370 के रिलेटेड? आप एक बार बताइए, एक प्लेटफॉर्म पे बताइए जहाँ जहाँ पे आपने उन नौजवानों की बात की जो आज भी जेलों में बंद हैं। तो ये चीजें जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और लोग भी बेहतर लेकिन तरीके से लेकिन समझ। फिरोज साहब, ये समझाइएगा कि आप जो लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आई डू नॉट एग्री विद दैट वर्ड, लेकिन आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक्स रॉ चीफ एस दुल्लत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर जो कुछ लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक जगह वो कहते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुझे कहा मैं अपने बाप के जैसा नहीं हूं कि लंबे वक्त तक जेल में रहूं।
दिल्ली में जो भी आएगा मैं उसके साथ काम करूंगा। फिर उसके बाद वो कहते भाई हमसे कहा होता हम आपकी मदद करते, रेजोल्यूशन असेंबली में पास करते। तो ये तमाम रेवोल्यूशन वो हैं जिससे वादी में जबरदस्त सियासी नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को होने का इम्कान है, और आप लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देखिए, मैं एज अ नॉट एज अ पीडीपी वर्कर, बट एज अ जर्नल पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को गलत साइड से ले रहे हैं। देखिए, वो दौलत साहब कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अब्दुल्ला फैमिली, फारूक साहब को या उमर साहब को नुकसान हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो। पिछले 2019 के बाद का वक्फा देख लीजिए, आज तक का कोई भी इंटरव्यू आप दौलत साहब का लेके उठा के देख लीजिए, वो दिल्ली में सिर्फ एक काम कर रहे थे। वो दिल्ली में सबको ये कन्विंस कर रहे थे कि अगर इस क्राइसिस में जम्मू कश्मीर की नैया कोई संभाल सकता है, वो उमर साहब संभाल सकते हैं या फारूक साहब संभाल सकते हैं। आप जितने इंटरव्यूज हैं आप निकाल के देख लीजिए। ही वॉज क्रिएटिंग एन ओपिनियन नॉट अमंग द पब्लिक, नॉट अमंग द ओनली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट इवन जो पॉलिसी मेकर्स हैं दिल्ली में। तो आज भी जब वही दुलत साहब एक ऐसी बात कहते हैं जिसे आपको लगता है कि वो पॉलिटिकल नुकसान है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, मुझे ये लगता है कि इट इज़ अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट। इसकी टाइमिंग भी बहुत परफेक्ट है कि वही पॉलिसी मेकर्स को जो दिल्ली में बैठे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को, उनको एक बार रिएश्योर करने के लिए दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस इज नॉट योर कंपिटिटर, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज योर नेचुरल एलाई। अगर आपको किसी पे ट्रस्ट करना है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी दफन कर दिया है। अब आप इनको ज़्यादा तंग मत करिए, आप जम्मू कश्मीर में इनको हुकूमत करने दीजिए, आप इनको इख्तियारात दीजिए, आप इनको स्टेटहुड दे दीजिए। इट इज़ ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आपको चीज़ें जो है वो ग्राउंड पे मैनेज कर सकती है। मुझे तो ये सारी चीज़ें पढ़ के और सुन के ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शन के रिजल्ट में भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहीं ना कहीं अंडर द कारपेट कुछ अंडरस्टैंडिंग रही होगी कि अगर चीज़ें मैनेज करनी है, लेट नेशनल कॉन्फ्रेंस रूल। हम पीछे बैठ के जो है नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्रिटिसिज्म करते रहे। आप जम्मू कश्मीर में क्या महसूस करते हैं? बात हो रही है पिछले दिनों के वजीर दाखिला आए, वो यहाँ पर सुनील शर्मा जो एलओपी हैं उनके घर गए, उसके बाद उनको लेकर वादी गए। आप मुझसे बेहतर आप समझते हैं, सियासतदान हैं आप, कि ऑप्टिक्स बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, ख़ासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ख़ासतौर पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑप्टिक्स बड़ा मैटर करता है। कि जनाब आप आए और आपने बजाय राजभवन बुलाने के आप जो है एलओपी के घर चले गए। तो लोगों ने अब ये कहना शुरू किया, और सियासतदानों सियासी हलकों में भी ये बात है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है और शेडो चीफ मिनिस्टर सुनील शर्मा है। क्या डू यू बाय दिस आर्गुमेंट, या आपको लगता है कि ये ऐसे हवा में बहुत ज्यादा बोला जा रहा है? देखिए, मुझे नहीं पता अंदर से पॉलिसीज क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं। आई एम नॉट प्रिवी टू दोज थिंग। लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है कि जब आज तक भी यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन उमर साहब भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। आपने किस लीडर ऑफ अपोजिशन को ये देखा है कि उसके उसके घर में, प्राइवेट ऑफिस में, पार्टी ऑफिस में 3 केएस ऑफिसर जो है डिप्यूट किए जाते हैं? आज तक किस सरकार ने किए? इस लीडर ऑफ अपोजिशन के घर में 3 केएस ऑफिसर लगाए गए हैं, उसके अलावा सरकारी मुलाजिम वहां पे 5 और काम कर रहे हैं। तो जब तक ना कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, जब तक ना कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, तब तक ऐसे कैसे? और वही केएस ऑफिसर जिनकी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग जो है उमर साहब के दायरे इख्तियार में है, उसी जीएडी का मिनिस्टर जो है वो उमर साहब हैं। और गवर्नमेंट बनने के बाद उमर साहब ने शायद अपने ऑफिस में, उनके ऑफिस मुलाजिम आते टाइम लगा होगा, लेकिन सबसे पहला काम ये किया कि 2 केएस ऑफिसर को वही जीएडी जो है वो डिप्यूट करती है, और सीनियर स्केल केएस ऑफिसर को उनके घर में जो है वो पोस्ट कर देती है। आप बताइए ये अंडरस्टैंडिंग क्या है? मुझे तो मालूम नहीं है। तो इन अ वे यू आर ट्राइंग टू से दैट देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग, और हो सकता है वाकई ये बात सच भी हो जो लोग कह रहे हैं। देखिए, आप तो आई कैन किश्तवाड़ ओनली, से आते हैं, आप तो ज्यादा कॉर्पोरेट कर सकते हैं इस बात देखिए को। मैं किश्तवाड़ से आ रहा हूँ, मुझे मालूम है किश्तवाड़ का जब इलेक्शन होना था, किश्तवाड़ के इलेक्शन में यही लीडर ऑफ अपोजिशन जिस 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 असेंबली हल्का से इलेक्शन लड़ते हैं, पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी से, उस पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन के ठीक एक हफ्ता पहले तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सजाद अहमद किशलू साहब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जब मैंडेट आया, उनको कहा गया कि आपने पाडर से इलेक्शन नहीं लड़ना है, वहां पर वीक कैंडिडेट खड़ा करें, आपको किश्तवाड़ से इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने उस दिन भी यह बात कही थी कि ये कहीं नवाई सुबह में ये मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिसाइड नहीं हुए हैं, बल्कि ये किश्तवाड़ सरकूट में बैठ के डिसाइड हुए हैं कि कौन बंदा कहाँ पे इलेक्शन लड़ेगा।
अब ये बताइएगा कि ये तो आपने तमाम, ये तो इल्जामात की झड़ी लगा दी आपने। वक्फ के कानून के ऊपर 3 दिन तक बहस नहीं हुई। आपने भी बड़ा शोर गुल किया, बड़ा हंगामा किया आपने, लेकिन किसी ने आपकी बात नहीं सुनी। और एक अजीब मंजर देखने को असेंबली में मिला, हिजब इख्तलाफ के साथ स्पीकर नजर आए और साहिब इख्तदार जो है वो हिजब इख्तलाफ नजर आए। देखिए, वक़्फ़ एक्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई जवाब ही और नहीं आप है। पर और भी इल्जाम है, आपने ही कानून के अंदर तरमीम की, औकाफ का कानून लाया, मरकजी कानून आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, नहीं होता यहाँ पर तो फिर ये नहीं होता। और इल्जाम आप पर भी ये है कि अगर 5 अगस्त 2019 भी हुआ तो उसके लिए भी आप लोग जिम्मेदार हैं। आप हुकूमत नहीं बनाते तो 5 अगस्त भी नहीं होता। देखिए, आपने 3-4 सवाल इकट्ठे पूछ दिए। आई विल ट्राई टू कन्फाइन माय रिप्लाई, ताकि क्योंकि आपका भी लंबा ना हो जाए इंटरव्यू। एक, कि आपने 2002 के बाद जो है वो आपने वक़्फ़ ट्रस्ट को तोड़ के औकाफ इस्लामिया को तोड़ के वक्त जम्मू एंड ट्रस्ट कश्मीर वक्त। वक़्फ़ ट्रस्ट बनाया। वक़्फ़ जो औकाफ इस्लामिया ट्रस्ट जम्मू कश्मीर में था, इट वाज ए प्राइवेट ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट, और ट्रस्टीज कौन थे? अब्दुल्ला फैमिली। इसका मतलब कि जितना जम्मू कश्मीर में मस्जिदों में, दरगाहों में जो ज़कात, खैरात, सदका आता था, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे खरीदे जाते थे, इलेक्शन कैंपेन की जाती थी, गाड़ियां खरीदी जाती थी, नवाई सुबह में कुर्सियां खरीदी जाती थी। मुफ्ती साहब जब आए, फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने इस ट्रस्ट को प्राइवेट, वो खुद कर सकते थे, वो उनको ट्रस्टी हटा के खुद ट्रस्टी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उस ट्रस्ट को वहां से निकाला और सरकारी ट्रस्ट नहीं बनाया, बल्कि ट्रस्टी जो है डी फैक्टो औकाफ मिनिस्टर उसका चेयरमैन रहेगा, चीफ मिनिस्टर भी नहीं, बल्कि वकफ मिनिस्टर जो औकाफ का मिनिस्टर होगा उसका डिफेक्टो चेयरमैन रहेगा। और उन्हीं मुफ्ती साहब ने 3 साल के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज, बाबा गुलाम शाह इस्लामिक यूनिवर्सिटी, 7 क्या कहते हैं पैरामेडिकल कॉलेज, और इस बार जो है 6 पैरामेडिकल कॉलेज दोबारा जब 2015 में वो चीफ मिनिस्टर बने, एक हॉस्पिटल, और पूरा जितना जो है औकाफ, आप यहाँ पालिका बाजार दे दी देख लीजिए, मुफ्ती साहब की देन है। उन्होंने जो लोगों का, मुसलमानों का पैसा है वो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया। अगर ये गुनाह है तो मुझे लगता है कि हम हर रोज ये गुनाह करने के लिए तैयार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास डिफेंस नहीं है कोई, कि आपने 3 दिन तक असेंबली में बात भी नहीं करने दी। और आप देख लीजिए स्पीकर साहब, क्यों क्यों हुआ क्या? स्पीकर साहब कहते हैं कि सब जुडिस हम नहीं करने देंगे। उमर साहब कहते हैं कि जी उनको, उन्होंने गलत किया, उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन लाया, अगर वो क्या कहते हैं रेजोल्यूशन लाते तो शायद डिस्कशन भी होती। और यही लोग जो है वो डेली शाम को बैठ कर डिसाइड करते थे कि सुबह क्या करना है। फारूक साहब ये कहते हैं कि नहीं, स्पीकर साहब ने सही किया, उनको डिस्कशन नहीं करने दी जाएगी। होना कुछ नहीं था, औकाफ मिनिस्टर यहाँ पे थे, फिर हमारे जो वजीर दाखिला हैं उनकी विजिट थी। तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग मरे, जम्मू कश्मीर के मुसलमान मरे, इस मुल्क के मुसलमान मरे, फारूक साहब और उमर साहब की कुर्सी नहीं जानी चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि आपने 2019 में जो हुआ वो आपने अलायंस किया। भाई हम तो बार बार इस चीज़ को कहते हैं, हमने अलायंस किया क्या, अलायंस करके हमने क्या अचीव किया जम्मू कश्मीर को, हमने कौन सा एजेंडा इम्प्लीमेंट करवाया, वो सारी किताब सामने है। आप बताइए, आपने इंदिरा जी के साथ अकॉर्ड किया, आपने राजीव जी के साथ अकॉर्ड किया, आपने राहुल गांधी के साथ अकॉर्ड किया, आपने नेहरू जी के साथ अकॉर्ड सिर्फ किया, इतना ही नहीं बल्कि 1999 में बीजेपी के साथ भी। बीजेपी के साथ भी अकॉर्ड किया। और अब तो दौलत साहब अपनी किताब में ये भी कहते हैं कि वाजपेयी जी, जिनका ये कहते हैं कि ही वाज द मेन मैन बिहाइंड उमर पीडीपी, अब्दुल्ला, नहीं मैन पीडीपी, बिहाइंड पीडीपी। तो वही दौलत साहब कहते हैं कि वाजपेयी जी, ही वाज ए गॉडफादर फॉर उमर साहब। उमर अब्दुल्ला। वो उमर साहब को इतना लाइक करते थे, इतना प्रोजेक्ट करते थे कि वो उनको दौलत साहब के कहने पे न सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया, बल्कि हर विजिट में वो उनके साथ जाते थे, और उनको जम्मू कश्मीर में उमर साहब में प्रमोट ही करिए, फ्यूचर दिखता था। और वो कह रहे थे इनको प्रमोट करिए, फारूक अब्दुल्ला से ज्यादा बेहतर यही है। यही है। तो अब ये इनके घर से बातें निकल के आ रही है, हम तो ये बातें नहीं कर So रहे हैं। do you want to say that a base is being laid for BJP National Conference Alliance? सी, मैं कहता हूँ बीजेपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज नेवर अपार्ट। जो राणा साहब ने बात की, आई एम प्रिवी टू दैट। मैं चश्मदीद गवाह हूँ उस चीज़ का। अब मैंने ये बात शायद आज तक कभी कही नहीं। मुझे मालूम है कि हुकूमत बनने के ठीक एक दिन पहले राणा साहब दिल्ली से वापस आ रहे थे, और मैं जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। हमारे एक कॉमन फ्रेंड है जो कश्मीर के एक बहुत बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, हमारी गांधीनगर में दरवाजे पर मुलाकात हुई, और राणा साहब की तरफ से 2 अल्फाज उनने मुझे कहे कि टाक साहब, पता नहीं क्या जादू चलाया है मुफ्ती साहब ने, अदरवाइज मैंने सारी गेम सेट कर दी थी, हुकूमत हम बना लेते अगर मुझे 2 दिन और मिलते। ये राणा साहब ने मुझे ज़ाती तौर पर ये बात कही है।
ये लोग कभी अपार्ट नहीं थे, ये लोग कभी अलग नहीं थे। पॉलिटिकल जो ये है मैन्यूरिंग है, ये अलग अलग चीजें हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप तारीख उठा के देख लीजिए, they have always sold emotion, they have always sold Kashmir, they have sold the people of Jammu and Kashmir to stay in power। और मैं आज आपके माध्यम से मैं आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात, they will do anything to stay and remain in power। उसके लिए जम्मू कश्मीर का खात्मा हो। वो फारूक साहब ने जब दिल्ली में कहा था कि कश्मीर का बेड़ा गर्क हो, तो अगर कश्मीर का बेड़ा गर्क भी होता है, दे वांट टू बी इन पावर, दे विल रिमेन इन पावर। उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, उससे वो चुकेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन और एक्स एमएलसी फिर दो स्टार बातों बातों में ये बात बिल्कुल बड़ी बारीकी के साथ कह गए कि दुल्लत साहब ने किताब इसलिए लिखी है ताकि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की बुनियाद डाली जा सके और मरकज को ये बावर कराया जाए कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के फैसलों को मुस्तहकम और मजबूत करना है और आने वाले मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर को ऐसा ही देखना है जैसा आप देखना चाहते हैं, तो उस जमात के साथ, उस जमात के लीडर के साथ काम कीजिए जिस जमात के लीडर ने मुझे आज से लगभग 28 साल पहले ये कहा था कि मुझे अपने अब्बा की तरह जेल नहीं जाना, मैं नई दिल्ली में जो आएगा उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूं।